नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो व्यंजन संधि से संबंधित है। इससे पहले के वीडियो में मैं दीर्घ संधि और जो बाकी के 4 प्रकार हैं संधि के, स्वर संधि के, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि, उनके 2 वीडियोज़ मैं आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ। और देखिए, संधि आपके सामने मैं बहुत डिटेल में रख रहा हूँ क्योंकि पूरी हिंदी व्याकरण का आधार है संधि। यही कारण है कि एक एक चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप इसी प्रकार से अच्छे से इनको पढ़ते जाइएगा और साथ में इनके नोट्स बनाते जाइए। देखिए, हम बात करते हैं आगे व्यंजन संधि के बारे में। देखिए, व्यंजन संधि क्या होती है कि जब किसी व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी आए और उसके कारण जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है व्यंजन संधि। व्यंजन 33 होते हैं, 33, और स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जगत प्लस नाथ क्या हो गया? जगन्नाथ। तय जो है ये एक व्यंजन है और इस व्यंजन के आगे चाहे स्वर आओ और चाहे व्यंजन आओ, वो व्यंजन संधि कहलाएगी। वाक प्लस इश, क एक व्यंजन है और ई एक स्वर है, तो इसका हो जाएगा वागीस। ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं व्यंजन संधि के। अब इनमें कौन से नियम काम करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में देखिएगा नियम। पहला नियम ये है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण से मतलब क, च, ट, त, प व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, च, छ, जी, ट, ठ, ड, त, थ, ध, और प, फ, ब, म। तो क, च, ट, त, प पांचों वर्ग के जो प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, यानी इन पांचों के क, च, ट, त, प, इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए। तीसरा या चौथे से मतलब हो गया क वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण क्या होगा? तो क, ख, ग और घ, ये तीसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा। च है, च का तीसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? ज और झ। ट का तीसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? ड और ढ। और त का तीसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? द और ध। और प का क्या हो जाएगा? ब और भ। या तो ये आए या अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व। ये अंतस्थ वर्ण वो कहलाते हैं जो, अंतस्थ का मतलब होता है भीतर, जो मुंह के भीतर ही रह जाते हैं, उनको कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। हालांकि ये तालु, कंठ सबसे बोले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको टच नहीं करते हैं जीभ के द्वारा, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य, ल, व को। या कोई भी स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे दिक प्लस गज, इस तरफ क्या है? क, यानी यदि वर्ग के प्रथम वर्ण में क आ गया यहाँ पे, इसके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, ये देखिए, ये क, ख, ग, क वर्ग का ही तीसरा वर्ण आ गया। तो नियम क्या है? प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये जो क है ये अपने ही वर्ग के, तो क वर्ग का ही तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? ग ही होगा। तो ये ग में बदल जाएगा, आधा ग, व्यंजन में बदल जाएगा, ये ग हो गया। जगत प्लस अंबा, अब ये क्या है? तय एक व्यंजन है, तय वर्ग है, और ए एक स्वर है। तो नियम क्या है? अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने स्वर भी आए तो यह अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? तय, थ, द। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जगदम्बा। और चूंकि ये स्वर है तो स्वर जब व्यंजन में मिलता है तो वो वर्ड पूरा हो जाता है, तो इसलिए ये द हमने पूरा लिखा है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। अच प्लस अंत, अजंत। दिक प्लस गज, दिग्गज हो गया। जगत प्लस ईश, जगदीश। ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद। सत प्लस आचार, सदाचार। और भगवत प्लस गीता, भगवत गीता। तो ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। हम बाद में और भी प्रैक्टिस सेट करेंगे इस व्यंजन संधि के। अब
पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट नियम। नियम संख्या 2 क्या है? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण आप सभी जानते हैं क्या होगा। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का मतलब होगा क ख ग घ ड़, और इसका प्रथम वर्ण यानी क। च वर्ग तो च में पांचों आएंगे, च छ ज झ ये, और च वर्ग का प्रथम वर्ण च। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क च ट त प के बाद मैं या न आए, क्या लिखा है? मैं या न आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जगत प्लस नाथ, पहला वर्ण है अपने वर्ग का तय, और इसके सामने मैं या न आना चाहिए, यहाँ क्या है? न। तो जगत प्लस नास अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तय का 5वां वर्ण क्या होता है? न होता है। तय थ द ध न, तो ये बदल जाएगा जगन्नाथ, आधा न हो जाएगा। सठ प्लस मास यानी षणमास। उत प्लस नति उन्नति। देखिए उत एक उपसर्ग भी है, ये आपको साथ में ध्यान दिलाने के लिए रखा है। ये क्वेश्चन आता है कि उन्नति के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो पहला ही ऑप्शन वो देगा उन, इस उत की जगह उन लिख देगा। लेकिन उन्नति शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग होता है? उत उपसर्ग होता है। बाकी सारे उपसर्ग हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक आपकी सामान्य इन्फॉर्मेशन के लिए। वाग प्लस में, वाग प्लस में से क्या हो जाएगा? वांग में। क जो है अपने ही 5वें वर्ण में बदल जाएगा, तो वांग में। इसके बाद में देखिएगा नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है? मैं से संबंधित है ये कि मैं के बाद में अगर स्पर्श वर्ण आए, तो स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? जो जीभ के द्वारा कंठ, तालु, दांत, मुर्दा इनको टच करने से जो बोले जाते हैं, स्पर्श करने से, उनको कहा जाता है स्पर्श वर्ण। और ये 25 होते हैं। क ख ग ढ च छ जिए, ट ठ ढ ण त थ ध न और प प ब म। इन पांचों को कहा जाता है जो 25 हो गए स्पर्श वर्ण। तो या तो मैं के बाद में ये आए, या मैं के बाद में अंतस्थ यानी य र ल व आए, या मैं के बाद में उष्म वर्ण आए। उष्म वर्ण होते हैं श स श है, यानी जो बोलते समय हवा का प्रयोग ज़्यादा होता है। हवा का प्रयोग होता है, हवा एक गर्मी उत्पन्न करती है मुंह में, इसलिए इनको कहा जाता है उष्म वर्ण। आप बोल के देखिएगा इनको। संयुक्त वर्ण तो ये कषय त्रय ज्ञ, ये कई वर्ड से मिलकर के बनते हैं। जैसे त्रय है तो तय प्लस रह, उसे मिलकर के बनेगा। तो इस प्रकार से ये इनको कहा जाता है संयुक्त वर्ण। ये सभी आए, या मैं के बाद में कोई भी स्वर आए, तो देखिए क्या बदला होगा इससे। अगर मैं के बाद में स्पर्श वर्ण आएंगे, यानी वो 25 वर्ण आए, तो क्या होगा? ये स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। इनके अंतिम वर्ण कौन से हो गए? क का कौन सा हो जाएगा? ड, च का य, और तय का न, प का मैं, और ट का ट ठ ड ढ ण हण में। तो स्पर्श वर्ण आएगा तो ये अंतिम वर्ण में बदल जाएंगे। अगर ये अंतस्थ, उष्म या संयुक्त वर्ण आएंगे तो ये मैं बदल जाएगा अनुस्वार यानी बिंदी में। और अगर मैं के बाद में स्वर आ जाएगा तो हमें स्वर को और इस मैं को दोनों को जोड़ना है। ये मैं का नियम है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा सम प्लस जय। अब इसमें देखिएगा मैं आ गया, इसके बाद में जय कौन सा है? स्पर्श वर्ण है इन 25 वर्णों में से। तो जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? ये उस स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। जय वर्ण वाला जो है इसका अंतिम वर्ण कौन सा होता है? च छ ज झ य। तो ये देखिए ये मैं यहाँ किस में बदल गया? य में। तो ये होगा संजय। इस प्रकार से लिखा जाता है। सम प्लस वाद यानी संवाद। तो देखिएगा सम, ये मैं आ गया इसका, उसके बाद में ये आ गया अंतस्थ वर्ण वह, ये रे लव का वह। तो इन दोनों से मिलकर के होगा। तो हमने आगे लिखा है कि अगर ये आएंगे तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा? ऊपर बिंदी आ जाएगी संवाद। सम प्लस आचार, मैं के बाद में स्वर आ गया तो हमने कहा कि दोनों को जोड़ देंगे, समाचार। अलम प्लस कार, तो देखिए ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। सम प्लस कल्प, संकल्प। सही उच्चारण तो यही लिखने का है। जैसे हम संकल्प लिखते हैं तो सामान्यतः क्या करते हैं? स के ऊपर बिंदी लगा देते हैं।
वो हम लोगों ने सुविधा के हिसाब से बना लिए हैं वर्ड, लेकिन हकीकत के अंदर शुद्ध वर्ड वो नहीं होता है। ये होता है अलम प्लस कार। मैं और मैं के बाद में ये 25 स्पर्श वर्ण में से ही क आ गया, तो मैं क्या होगा, ये इन्हीं क के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। 5वां वर्ण इनका कौन था, ये है अलंकार। सम प्लस कल्प का क्या हो जाएगा, संकल्प। तो ये तीसरा नियम हो गया। इसके बाद में आता है फोर्थ नियम। फोर्थ नियम में क्या है कि शय जो है समाचार पत्र वाला शय, ये या इस तय वर्ग के आगे, तय वर्ग से मतलब हो गया तय थ द ध न, जहाँ वर्ग लिखा आएगा यानी उस वर्ग की वो 5 अक्षर आएंगे उसके, इनके आगे श यानी जो सलगम वाला है या तो वो आए या च वर्ग, च छ झ झ ये, या ये 5 वर्ग आए, यानी स वर्ण या तय वर्ग, इसके आगे ये श या च आए तो क्या बदलाव होगा, स जो समाचार पत्र वाला है ये श सलगम वाले में बदल जाएगा, और जो तय है ये बदल जाएगा च। अब देखिएगा कैसे, निस प्लस चित यानी निश्चित। पहले श है, इस श के बाद में च वर्ग, तो च का च वर्ग आ गया, तो हमने कहा है कि श किस में बदल जाएगा, इस श सलगम वाले में बदल जाएगा, निश्चित हो गया। उत प्लस चारण, तय है, तय के बाद में च आ गया, तो तय किस में बदल जाएगा, इस आधे च में बदल जाएगा, तो हो गया उच्चारण। सत प्लस जन, तो देखिए व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो भी यहाँ काम करेगा कि किसी भी वर्ग का जब तीसरा या चौथा वर्ण आए तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ये हमने पढ़ा था। तो पहले इसका क्या बदलाव होगा, सद प्लस जन, और फिर ये देखिए ये नियम में बदलाव हो जाएगा सज्जन। उसके बाद में है दुस प्लस शासन, तो देखिए ये स के सामने ये श आ गया, तो ये श किस में बदल जाएगा, शलगम वाले में, दुस्शासन। हम सीधा ही बोलते हैं दुस्शासन, तो हकीकत में क्या है, दुस्शासन। उसके बाद में है उत प्लस ज्वल, यानी सीधा ज्वल भी है इसका उज्ज्वल, और संधि के पहले नियम के अनुसार अगर किसी भी वर्ग के सामने तीसरा या चौथा वर्ण आए तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो उत प्लस जय, तो क्या हो जाएगा, उद प्लस ज्वल, और ये क्या हो जाएगा फिर उज्ज्वल। इसके बाद में हम बात करते हैं नियम नंबर 5 के बारे में। यदि तय प्लस है, अगर तय के सामने है आए तो तय तो बदल जाएगा द में, और है बदल जाएगा ध में। द आधा होगा और ध पूरा होगा। कैसे, उत प्लस हार, तो तय के सामने है तो तय हो जाएगा आधे द में और ध पूरा, यानी उद्धार। पद प्लस हति पद्धति, तत् प्लस हित तद्दित। उत प्लस हरण उद्धरण। तो ये 5 नियम हो चुके हैं संधि के। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट नियम के बारे में। उसके बाद में नियम क्या है, नियम नंबर 6। यदि तय के सामने शलगम वाला श आए तो तय जो है वो तो बदल जाएगा च में, और श सलगम वाला बदल जाएगा छ में। अब कैसे, यानी अगर तय के सामने शलगम वाला श आए तो तय च में बदल जाएगा और श सलगम वाला छ में बदल जाएगा। छ पूरा होगा, च आधा होगा। कैसे, उत प्लस शासन, तो देखिए तय है और तय के बाद में स सलगम वाला भी है, तो तय किस में बदल जाएगा, च में, तो उत शासन, और श किस में बदल जाएगा, छ में। एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद, श्री मत्सर चंद। ये कैसे हुआ, तय के सामने श है तो यहाँ देखिएगा तय किस में बदल जाएगा, आधे च में, और ये श किस में बदल जाएगा, छ में। उसके बाद में है कि तय के सामने अगर च हो तो तय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नियम पहले वाला नियम है। तय किस में बदल जाएगा, च में, तो क्या हो जाएगा, श्री मच्छर चंद। उसके बाद में है उत प्लस श्रृंखला, यानी उस श्रृंखला। तो देखिए एक यहाँ एक चीज़ आपके ध्यान दिलाने के लिए और है कि कई बार शब्द शुद्धि में आता है कि श्रृंगार सही वर्ड कौन सा है। ये कोई वर्ड नहीं है, ये भी कोई नहीं होता, सही वर्ड होता है ये।
और ये आप देखेंगे कि श्रय से इसमें नियम कैसे काम किया है। तो श्रय को अगर हम श्रम को अलग करें तो शय सलगम वाला प्लस रय, तो यही कारण है कि यहाँ शय था, उस शय को हमने बदल दिया छय में, और छय के नीचे रय था, चूँकि यहाँ रय तो हमने यहाँ भी रय लगा दिया। तो ये नियम नंबर 6। अब उसके बाद में बात करते हैं नियम नंबर 7 के बारे में। यदि तय प्लस लय हो, अगर तय के बाद में लय आए तो तय किस में बदल जाएगा, लय में कन्वर्ट हो जाएगा। उत प्लस लेख यानी उल्लेख, उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लोड उल्लोड, उल्लोड का मतलब होता है ढका हुआ। तत् प्लस लीन तल्लीन। इसके बाद में 7 नियम हो चुके हैं और एक नियम और है इसका कि अगर स्वर के बाद में 6 वर्ण आए तो दोनों के मध्य चय का आगमन हो जाएगा। ये नियम नंबर 8 है। यानी स्वर क्या है, वी, तो इसमें ई है, अनु में ऊ है, आ है, तरु में ऊ है। अगर इनके बाद में 6 आए तो इनके बीच में चय आ जाएगा। कैसे, वी प्लस छेद विच्छेद, ये देखिए चय आ गया इसमें, चय व्यंजन। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन, और तरु प्लस छाया तरु छाया। तो इस वीडियो में इस प्रकार से ये व्यंजन संधि है, ये हमने समाप्त की है, और सभी व्यंजन संधि के जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इनके आप नोट्स बनाएगा, आपकी फेयर कॉपी होनी चाहिए। ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, और बार बार इनका रिवीजन कीजिए। और प्रैक्टिस सेट, आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो, जो भी हिंदी की बुक हो, उसके अंदर इनके जो एग्जाम्पल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें आप। सबसे पहले तो आपको नियम याद होना चाहिए, ये प्राथमिकता है, और नियम याद होने के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट इनके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल निकालने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए इस संधि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए इस चैनल से, ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। और हिंदी आपके हर एग्ज़ाम में आएगी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे RS का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, हर एग्ज़ाम के अंदर हिंदी आएगी। इसके बाद में विसर्ग संधि पढ़ाऊँगा मैं। तो इसी प्रकार इनका रिवीजन करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। इस समय की जो मेहनत है वही आपके काम आएगी, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, एक कहावत है चीनी जो मुझे याद आ रही कि मुझे आपको बतानी चाहिए। चीन में एक कहावत है कि शांति काल में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध के मैदान में खून उतना ही कम बहाना पड़ेगा। ये चीन की कहावत है। वो कहते हैं कि जब शांति काल हो उस समय जम के पसीना बहाओ, यानी जम के मेहनत करो। तो जब कभी भविष्य में युद्ध होगा तो हमें खून उतना ही कम बहाना पड़ेगा, हमें उतना ही कम नुकसान होगा, क्योंकि हमने शांति काल में बहुत मेहनत की है। तो यही बात हम सभी पर कंपटीशन एग्ज़ाम में लागू होती है। जिस समय वैकेंसी बिल्कुल सर पर आई भी नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, उससे पहले की जो पढ़ाई है वो विद्यार्थी हमेशा औरों के कंपैरिजन में लीड में ही रहता है, हमेशा आगे रहेगा वो। तो इस समय शांति काल में आप जितना पसीना बहाएंगे युद्ध के मैदान यानी एग्ज़ाम के अंदर, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।